हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज कॉपीराइट का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले मैं चैप्टर 3 तक पढ़ा चुका हूं कॉपीराइट से रिलेटेड, और आज है चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं, जो लेक्चर 4 भी है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 में सेक्शन 17 से। तो चैप्टर 4 में पहले है क्या, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट एंड राइट ऑफ ऑनर्स। ठीक है, तो अगर कोई कॉपीराइट है, उसका ऑनरशिप और राइट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, ऑनर का राइट क्या होगा। मान लो कि मैं कोई एक बुक का कंपाइलेशन किया हूँ, मैं कोई एक म्यूजिक बनाया हूँ, या फिर कोई भी मूवी का सिनेमाटोग्राफिक फिल्म का कंपोजर हूँ या फिर प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या राइट होगा। ठीक है, और मेरा ऑनरशिप कैसे होगा, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे। इन द केस ऑफ देखो लिटरेरी और ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, तो वर्क का देखो कॉपीराइट मिलेगा किस में। तो कॉपीराइट कोई ना कोई काम में मिलेगा। तो कैसा काम, तो इंटेलेक्चुअल काम, जो कि इंटेलेक्चुअल आइडिया का कोई एक्सप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द केस ऑफ लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटोग्राफिक वर्क, ये सब क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया कॉपीराइट जो डिफाइन करा गया है। ठीक है, सिंपल से टर्म में याद रखना, लिटरेरी वर्क क्या है। अगर वर्क पूछा जाए तो लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, अगर किसी ने कोई ऑथर है लिटरेरी वर्क का, ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क का, तो उसका क्या ऑनरशिप होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर वो किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहा है, किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, देखो एम्प्लॉयमेंट बाई प्रोपराइटर ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन और सिमिलर पीरियडिकल अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर किसी भी सर्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो पता है कॉपीराइट का ऑनरशिप उसके पास नहीं होगा। अगर मैं मान लो कि मैं एक ऑथरशिप किया हूँ, या फिर मैं कोई एक मैगजीन निकाला हूँ और मैं द हिंदू के अंदर काम करता हूँ, मैं किसी मैगजीन को निकाला, तो उस मैगजीन पे या एडिटोरियल पे मेरा राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में काम कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी उसका होगा, मेरा नहीं होगा। और किसी पर्सन का कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है, मान लो कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऑफर दिया हूँ बहुत सारे लोगों को, एक काम करो, मुझे रिसर्च करके दो, मुझे लॉ पे कॉपीराइट पे कुछ एक अच्छा बुक्स लिखना है। तो जितने लोग भी जो कॉपीराइट पे रिसर्च करके देगा, सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देंगे और सारे लोग को एक रिन्यूमरेशन पे किया जाएगा, तो उन लोग अपना ऑथराइजेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे न्यूज़पेपर में काम करता है, मैगजीन में काम करता है, सिमिलर पीरियड के अंदर काम करता है, अगर सर्विस के अंदर काम करता है, तो उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, याद रखना। तो जब भी कॉपीराइट का ऑनरशिप लेना चाहोगे ना, तो आप खुद से जो काम किए हो, खुद के ऑथरशिप में, खुद के ऑनर में, तब। अदरवाइज ऐसा नहीं कि मैं कोई एक मैगजीन लिखा हूँ या फिर कोई बुक लिख रहा हूँ और किसी कंपनी के अंदर रह के, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि किसी कंपनी वाले ने, या फिर किसी न्यूज़पेपर के अंदर मैं कोई एक आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, तो उस पर मेरा ऑथरशिप नहीं होगा। ठीक है, वो सारा ऑथरशिप, सोल ऑथरशिप और ऑनरशिप रहेगा कॉपीराइट के पास, कॉपीराइट रहेगा आपके इस कंपनी वाले के पास। ठीक है, तो लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क में अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है, तो जो पर्सन क्रिएट कर रहा है उसका कोई राइट नहीं होता है, सारा ऑनरशिप एम्प्लॉयर के पास हो जाता है। चलो बी में देखो, सेक्शन 17 में फर्स्ट ऑनर ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का फर्स्ट ऑनर है कौन? यही तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से देखो, एक और रिविजन करवा दे रहा हूँ। लिटरेरी और ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क में और किसी तरह का सिनेमाटोग्राफिक वर्क में, अगर वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, कोई एम्प्लॉयर के अंदर काम हो रहा है, किसी सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम हो रहा है, तो वहाँ पे मेरा या फिर किसी भी क्रिएटर का नहीं होगा, वो सारा का सारा ऑनरशिप किसके पास रहेगा, तो अथॉरिटी के पास होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका। चलो इसका भी देख लेते हैं। फोटोग्राफ वगैरह देखो, यहाँ पे जो फोटोग्राफ टेकन किया जाता है, पेंटिंग होता है, पोर्ट्रेट ड्रॉन वगैरह होता है, पोर्ट्रेट वगैरह, इंग्रेविंग, सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, अगर ये सब सारा के सारे चीज़ अगर एक एग्रीमेंट के काम में किया गया है, एग्रीमेंट के साथ किया गया है, तो सारा के एग्रीमेंट के अंदर ऑनरशिप रहेगा। मान लो कि कोई एक मूवी बन रहा है, चलो बाहुबली का एग्जांपल लेता हूँ, तो बाहुबली म्यूजिक जो है, मूवी जो है, वो सारा कंपोज किसने किया है एस राजामौली, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उनका, उसका। तब ये बताओ, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम किया, तो क्या जितने लोग काम किया है सारे लोग ऑनर है क्या मूवी का? नहीं, ऑनर कौन है? ओनली प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सबको एक पैसा पे किया, उसके बदले में रिन्यूमरेशन पे किया काम करने के बदले में। तो सारा का सारा ऑनरशिप ऐसे ही समझ लो कि ऑनरशिप, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करे तो ऑनरशिप अथॉरिटी के पास होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, करने वाले के पास कोई ऑथर नहीं होता, ऑनरशिप नहीं होता। ऑनरशिप कब होगा? जब कोई देखो, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर किसी भी एग्रीमेंट का एब्सेंस होगा तब, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है तब आप उस काम का खुद ऑनर हो। जैसे मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अगर यही लेक्चर मैं किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के मैं डिलीवर करता, तो सारा का सारा ऑनरशिप जो रहता है ना, उस इंस्टीट्यूशन का होता है।
जिससे मान लो कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं PW वाले के अंदर अनअकैडमी के अंदर मैं पढ़ा रहा होता, तो फिर समझो कि मेरा ऑनरशिप उस पर नहीं है, तो बस किसका होता है, PW वाले का या अनअकैडमी का होता है, ठीक है, मेरा नहीं होता। बट ये जो मैं खुद से पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट अंदर नहीं काम कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ का ऑनर खुद हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट होते हैं। सी में देखो, इन कोर्स ऑफ, वही सारा कुछ सेम एक्सप्लेन कर रहा है। इन द कोर्स ऑफ ऑथर्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर ऑथर्स के एम्प्लॉयमेंट है के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम किया है, तो फर्स्ट ऑनर ऑफ द कॉपीराइट कौन होगा, ऑथर ही होगा। कौन होगा, फर्स्ट ऑनर कौन होगा, ऑथर। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। मान लो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, अलग बात, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी से, कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं बनाया है, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। मान लो कि द हिंदू के लिए एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया हूँ, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, और मैं कोई आर्टिकल लिख के दिया, द हिंदू वाला ने छापा और 6 रुपया कमाया, तो उस पर कॉपीराइट मेरा ही होगा, क्योंकि कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बट यही अगर जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर आ गया ना, तो वहाँ पे फिर सारा का सारा ओनरशिप किसके पास होगा, और अथॉरिटी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसने करवाया है काम। देखो, कोई भी स्पीच स्पीच डिलीवर्ड इन द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिकली स्पीच वगैरह दिया जाता है, तो उसका ऑनर कौन होता है, जो पर्सन डिलीवर करता है। बट फिर देखो, ये सिंपल सी काम है ना, सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप अनअकैडमी का ले लो, या फिर बहुत सारा यूट्यूब चैनल हो जाता है अच्छे हैं, एक सब जो टीचर रखे होते हैं, तो टीचर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवर करते हैं लेक्चर, तो टीचर का ऑनरशिप उस पर नहीं होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वो पे कर किया जा रहा है उनको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, वो जो भी किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के टर्म के अकॉर्डिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते तो ऑनरशिप वो टीचर लोग नहीं है, कौन है, उसका मालिक है, जो मेन ऑनर है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया वो उसका ऑनरशिप है, ठीक है। बट अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो सारा का सारा ऑनरशिप क्रिएटर के पास जाता है, ठीक है। ये भी वही याद रखना, स्पीच इज डिलीवर्ड, तो फर्स्ट ओनर कौन होगा, जो पर्सन डिलीवर कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उसका फर्स्ट ओनर, जो पर्सन डिलीवर कर रहा है लेक्चर, उसके पास होगा। अदरवाइज कोई एग्रीमेंट है, तब फिर जाकर वो उसका ऑनर नहीं होगा। ऑनर कौन होगा, जो एग्रीमेंट किया है, जो जिस अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो रहेगा ऑनरशिप के पास। अगर कोई गवर्नमेंट का वर्क है, कैसा वर्क है, गवर्नमेंट वर्क है, ठीक है, तो उसका ऑनरशिप किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। वो फर्स्ट ओनर कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। कॉपीराइट देयर इन, किसमें, गवर्नमेंट में। देखो, गवर्नमेंट सेल। और देखो, अगर कोई एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, तो फर्स्ट ओनर कौन होगा, जो पर्सन क्रिएट किया है, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट के लिए कोई काम कर रहा हूँ, अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, एब्सेंस है, एग्रीमेंट का एब्सेंस है, कॉन्ट्ररी है, तो जाके फर्स्ट ओनर कौन होगा, मैं हूँगा। अदरवाइज कोई एग्रीमेंट नहीं है, तब जाके मैं रहूँगा। एग्रीमेंट होगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्नमेंट वर्क के लिए। बहुत से एनजीओ देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है, ये सारी चीज़ इसी के अंदर काम करता है, ठीक है। अब देखो, ये भी यही है, पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग का कोई काम किया गया है तो वो पब्लिकली काम होता है, किसी का ऑनरशिप नहीं होता है। बट अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसका काम होगा, ऑनरशिप पब्लिक अंडरटेकिंग का होगा। बट कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट एब्सेंस है, तो वहाँ पे फर्स्ट ओनर कौन होगा, जो पर्सन क्रिएट किया है। चलो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज पब्लिक अंडरटेकिंग होता क्या है, ठीक है। तो पब्लिक अंडरटेकिंग ऑन और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। देखो, पब्लिक अंडरटेकिंग मीन्स ऐसा काम जो कि पब्लिक के लिए अंडरटेकिंग, पब्लिक के अंदर है, तो पब्लिक के अंदर, पब्लिक थोड़ी नहीं करता, वो गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो सिंपल वो याद रखना आप लोग, पब्लिक अंडरटेकिंग मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। चलो, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, बस रिवीजन करना, 3 से 5 बार रिवीजन करोगे, एटलीस्ट 3 बार तो करना होगा। अगर आप 3 बार नहीं करते हो तो कॉपीराइट क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये टोटली एक नया लॉ की तरह है। मतलब देखो, लॉ का लैंग्वेज सेम है, बट इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोग जानते नहीं है, या आप लोग पहले समझे नहीं है। मैं भी जब पहली बार इसे पढ़ा था तो मैं भी कन्फ्यूज था, बट मतलब कि द मोर यू लर्न होता है ना, जितना बार रिवाइज करो उतना आप सीखोगे। तो सेम इसी तरीके से एटलीस्ट 3 बार तो आपको रिवीजन करनी होगा, तभी जाकर कॉपीराइट अच्छे हो सकता है, समझ सकते हो आप अच्छे से। और ये जो लेक्चर है, आप एक बार देखो, रिवीजन करो लेक्चर। देखो, यूट्यूब लेक्चर का यही फायदा है ना, आप एक बार देखो, मन किया तो कन्फ्यूजन है, फिर से देख लो। अगर ठीक है, लास्ट 10 सेकंड क्या आप पीछे बोला समझना है, फिर से बैक कर लो, देख लिया करो। वो पब्लिक डोमेन पे है, फिर जब जाके देखो, उसमें पैसा लगता नहीं है आपका। तो रिवीजन करना होगा आपको। अभी तक मैं देखो सेक्शन 18 तक पहुंच गया हूँ, इससे पहले आपको सेक्शन 17 तक बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा, तब जाकर। क्योंकि देखो, कॉपीराइट का ना सारा सेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर देखो, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट पहले समझना होगा, कॉपीराइट है क्या भाई, तो राइट टू कॉपी किसी वर्क पे। असाइनमेंट क्या होता है, तो पहले आप ऑनरशिप समझोगे।
मीन्स आपका वर्क है, आप ऑनर हो, तभी तो आप किसी को असाइन कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, किसी को कंसाइनमेंट कर सकते हो, किसी को डिलीवर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को बेच सकते हो। तो किसी को यही होता है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, मान लो कि मैं कोई एक बुक बनाया और मैं किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, असाइन कर दिया, एक काम करो तुम इस बुक को बेचो, तो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट होता है ना कि असाइनमेंट देना, भाई ये काम आप करना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट, किसी पर्सन को लाइसेंस देना, भाई तो लाइसेंस कहाँ से आएगा, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए कॉपीराइट ऑफिस में जाना पड़ेगा। अब देखो कॉपीराइट ऑफिस में जाओगे तो कॉपीराइट ऑफिस है क्या, तो पूरे इंडिया के लिए एक दिल्ली में है, और ऐसे जोन वाइज एफिलिएट बोर्ड होता है। कॉपीराइट ऑफिस में क्या करने जाओगे, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे अपने वर्क को लेकर। कौन से वर्क को, तो इंटेलेक्चुअल वर्क है क्या, तो ब्रेन का जो आइडिया है उसे एक्सप्रेस कर दिया, बना दिया, वो वर्क हो गया। तो वर्क कैसा होगा, कितने तरीके का होगा, टाइप्स क्या होगा, तो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ डेफिनेशन में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। तो वर्क में देखो लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, ड्रामेटिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक वर्क, ये सब सारा का सारा क्या है, आपका वर्क है कॉपीराइट के अंदर, डेफिनेशन दिया हुआ है। और ये सारे वर्क से लेकर कोई एक वर्क बनाया आपने किया, और उस वर्क को लेकर कॉपीराइट के ऑफिस में जाओ, फिर वहाँ रजिस्ट्री करवाओ, और वहाँ जो कॉपीराइट में जो हेड होता है उसे रजिस्ट्रार बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। और उसके अंदर 3 4 2 या एक से ज़्यादा या एक भी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट होता है। फिर वहाँ पर कॉपीराइट रजिस्ट्री होगा, फिर आपको एक लाइसेंस, एक नंबर दिया जाएगा, और फिर कुछ एक प्रोविजन पीरियड होता है इन इंस्पेक्शन के लिए कि आपका ये काम सही है कि नहीं, आप किसी दूसरे काम को डुप्लीकेट करके ला के तो नहीं दे दिए हो, ये सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देन सब कुछ ठीक हो जाता है, एक टाइम पीरियड के बाद आपको फिर एक नंबर मिल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि नहीं आपका लाइसेंस मिल गया, आप इस पर कॉपीराइट किसी को दे सकते हैं। मतलब आपका ये वर्क अगर इलीगल तरीके से डुप्लीकेटिंग करके कोई यूज़ करता है तो आप कॉपीराइट ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, मैं जो इसे बता रहा हूँ कि मैं एक दिन से थोड़ी ना मतलब कि बन गया। देखो एक फ्रेज भी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम भी जो है ना एक दिन और रात में नहीं बना था। सेम इसी तरीके से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं भी 2-3 दिन में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ के बता दिया। इसके लिए मतलब मेहनत करना होता है, आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग भी सीखो, और रिवीजन करना होगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखा खत्म कर दे, तो वैसे कुछ गेन होने वाला नहीं है। एटलीस्ट 2-3 बार रिवीजन करो। और देखो एक शॉर्ट लेक्चर बनाता हूँ 30 मिनट का, 25 मिनट का, 35 मिनट का, आप डेली देखो, चलते फिरते देख लो ना, एक लेक्चर को 2-3 बार देख लो। उसमें क्या है, एक और डाउनलोड कर लो यूट्यूब के सेक्शन में, वहाँ से देख लिया करो। आप नहीं लगता तो 1.25 पे सेव कर लो, 1.5 में देख लो, बट देखो रिवीजन करो। नहीं मिलता देखो, इसलिए मैं बेयर एक्ट के मीडियम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेयर एक्ट मैं भी बहुत देखा यूट्यूब पे, इसका नीड है बेयर एक्ट का, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि हम लोगों को ना लॉ जो पढ़ना है ना, बिल्कुल प्योर फॉर्म में पढ़ना है। तो प्योर फॉर्म में लॉ मिलना, देखो हर लोग जो पढ़ाते हैं ना इंटरप्रेट करके पढ़ाते हैं। मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ा वो अलग पढ़ा, बट मैं जो बता रहा हूँ वो अलग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये खुद का नॉलेज बता रहा हूँ। मतलब कि जो मैं कॉपीराइट पढ़ा हूँ वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो आप पढ़ो, मुझसे पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, किसी और भी लेक्चर को देखो, किसी और टीचर से देखो, बुक्स पढ़ो, बट इसमें ऐसा आएगा ना, जब आप पढ़ लोगे तो आप खुद से इंटरप्रेट करोगे, उसे खुद से इंटरप्रिटेशन करोगे। तो लॉ इज़ ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन। आप जितने अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे लॉ को, तो कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे, कैसे डिबेट कर पाओगे, तो जब पहले तुम सब पढ़ोगे आप, तभी तो हो पाएगा। तो चलो आज चलते हैं सेक्शन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का असाइनमेंट क्या होता है, मीन्स किसी को देना। मान लो कि मैं एक बुक का ऑथर हूँ, मैं बना लिया, मैं किसी दूसरे को लाइसेंस पे दे दिया, साइन कर दिया कि काम करो, आप इसे काम करो, आप इसे बेचो या फिर पब्लिश करके सेल करो, कोई इशू नहीं है मुझे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू, ऐसे नहीं मैं किसी को दे दूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का साइन होता है कि कैसे कि एक टर्म पीरियड के लिए होता है। चलो देखते हैं। ऑनर ऑफ कॉपीराइट, जो कॉपीराइट का ऑनर होता है ना, वो किसी दूसरे पर्सन को अजाइन कर देता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट टू जनरली और सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अंदर होता है कि भाई ये लिमिटेशन है, इतना कॉपी बेचोगे आप इतने महीने में, इतने साल में, इतना कॉपी ज़्यादा नहीं बेचोगे, और पर कॉपी मुझे इतना पैसा मुझे पैसा देना होगा, अदरवाइज या फिर तो फिर या तो पर कॉपी दो, नहीं तो मुझे एक बार दे दो, तुम जितना बेच सकते हो। ऐसे मतलब कि देखो टर्म ऑफ कॉपीराइट होता है। ठीक है, ये सारा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया जाता है। चलो फिर देखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट समझ लो ना कि किसी दूसरे पर्सन, ऑनर जो होता है ना, अजाइन कौन करता है, जो ऑनर होगा वही तो अजाइन करेगा ना, या फिर अजाइनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, या फिर जो उसका लीगल एजेंट होता है वो अजाइन करता है। चलो जी मैं आगे देखता हूँ। फिर इसमें 18 असाइनमेंट कॉपीराइट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मीनिंग ऑफ कॉपीराइट 13, 14, 16 है, ये सब बस असाइनमेंट कॉपीराइट ये समझ लिया इनफ है। आगे देखो सेक्शन 19 देखो आप, देखो एक यहाँ पे एक टर्म बता देता हूँ, अजाइनर। अजाइनर किसी वर्क को अजाइन किया, ठीक है। तो जो अजाइनर, ठीक है, जो जिस पर्सन अजाइन कर रहा है, मान लो कि मैं ऑथर हूँ, ठीक है, किसी वर्क का, वर्क कैसा था, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, जो भी हो वर्क का, तो मैं एक ऑनर हूँ, ठीक है, या मेरे पास ऑनरशिप है, या मैं ऑथर हूँ। मैं एक वर्क, मैं किसी पर्सन जिसका नेम
जेड है, चलो जेड पर्सन को मैं दे दिया, तो जेड क्या हुआ, मैं जो हूँ, मैं देखो मैं विवेक, ठीक है, जेड पर्सन को दे दिया, तो देने वाला अजाइनर मतलब द पर्सन हु अजाइन्स, अजाइनर द पर्सन टू हुम अजाइन, अजाइनी, जिसे दिया गया उसे अजाइनी, और जो देने वाला होता है अजाइनर। अब बीच का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है, इसे याद रखना बस, ये बहुत है। चलो मैं यही बताना चाह रहा था, आगे चलता हूँ। सेक्शन 19 मूड ऑफ असाइनमेंट, कैसे देंगे भाई, असाइनमेंट कैसे करेंगे सको, देखो तो जो पर्सन दे रहा है वो अजाइनर हो गया, और जिसे दिया जा रहा है, जो ले रहा है, जिसके पास राइट आ रहा है, वो असाइनी हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट। तो मोड ऑफ असाइनमेंट क्या हो गया, ठीक है। तो देखना, जब तक वो वर्क वैलिड नहीं है, ठीक है, तब तक वो असाइनमेंट होगा नहीं। और असाइनमेंट कब करेगा, तो द पर्सन हु क्रिएट, द पर्सन हु ऑनर, जो पर्सन खुद ऑनर है वो करेगा, नहीं तो उसका अथॉराइज एजेंट करेगा, ठीक है। तो कौन करेगा, तो बाय द अजाइनर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज एजेंट, बताया ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट वगैरह, या तो खुद अजाइनर करेगा तो उसका एजेंट करेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी अजाइन नहीं करेगा। भाई मेरा काम है, मेरा बुक है, और फिर कोई और क्यों कर देगा, हाँ कर सकता है, कब करेगा, जब वो मेरा लीगल एजेंट होगा, ऑथराइज एजेंट होगा, तब करेगा, ठीक है। और अजाइनमेंट हमेशा जब होगा तो रिटन फॉर्म में होगा, कैसा होगा, रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है। और अजाइनमेंट जो होता है एकदम फिक्स वर्क होता है, देखो आइडेंटिफाई सच वर्क, उस वर्क का नाम लिखना चाहिए, उसका आइडेंटिटी होना चाहिए कि क्या काम है। तो मैं यहाँ पे अजाइनमेंट होता है ना, अजाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखूंगा कि अजाइनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अजाइन कर रहा हूँ और किसी कर रहा हूँ, अगले को कर रहा हूँ। और फिर देखो यहाँ पे अजाइनमेंट में क्या वर्क है, तो मैं एक बुक कर रहा हूँ, मैं कोई म्यूजिकल वर्क के लिए अजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिफाई सच वर्क, उस वर्क को आइडेंटिफाई करना होगा, और उसका ड्यूरेशन देना होता है, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन की कितने साल के लिए, कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए मैं कर रहा हूँ। टेरिटोरियल एक्सटेंट मीन्स वो कहाँ तक अजाइनमेंट कर सकता है। मान लो कि मैं किसी का अजाइनमेंट दिया हूँ, तो कि वो इंडिया तक रहेगा, कि सिर्फ ओनली दिल्ली तक रहेगा, कि सिर्फ कलकत्ता तक रहेगा, कि सिर्फ 8-10 स्टेट में रहेगा, कि सिर्फ नॉर्थ एरिया में रहेगा, कि साउथ में रहेगा, कि वो एशिया तक रहेगा, कि ऑल ओवर वर्ल्ड तक रहेगा। मीन्स टेरिटोरी भी देना होगा, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट के वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा उसका राइट, ठीक है। मान लो कि मैं किसी को राइट दे, होता है कि चलो 4-5 स्टेट, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 5-6 स्टेट में मैं पर्सन जेड को दे दिया, अजाइन कर दिया क्या। और फिर साउथ में देख लो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर्सन बाई को दे दिया, वहाँ अजाइन कर दिया। तो क्या हो गया, अजाइनमेंट दोनों को कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को सेम राइट दे रहा हूँ, बट क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट है, दोनों को सेम वर्क के लिए दे रहा हूँ, क्या, किस वर्क के लिए, मैं अपने बुक को सेल करने के लिए। तो मैं 4-5 स्टेट के लिए किसे दे रहा हूँ, नॉर्थ वाले या बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के लिए मैं पर्सन जेड को दे रहा हूँ, और साउथ के लिए किसे दे रहा हूँ, 4-5 स्टेट के लिए पर्सन बाई को दे रहा हूँ। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट हो गया, ठीक है। और ड्यूरेशन मैं किसी को 9 महीने के लिए दूंगा, किसी को 6 महीने के लिए दूंगा, किसी को 10 दिन के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ याद रखना असाइनमेंट का क्या मोड क्या होगा, तो क्या होगा भाई, पहले बात तो क्या ना, कौन करेगा, अजाइनर करेगा, जिसके पास ऑनरशिप है या फिर जिसके पास अथॉरिटी है एजेंट का फॉर्म में, ठीक है। और कौन से काम को कर रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिफाई सच वर्क, ड्यूरेशन, टेरिटोरियल एक्सटेंट, वो कहाँ तक होगा, कितने दिन तक होगा, ये सब कुछ होता है, ठीक है। और देखो टर्मिनेशन ऑन टर्म, क्या गलती करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। और क्या देखो अमाउंट फिक्स होता है, देखो कि मैं इस काम कर बता रहा हूँ, मेरी बुक में या इस एरिया में बेचो, तो रॉयल्टी वगैरह फिक्स किया जाता है, रॉयल्टी बुलाता है, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट इस वगैरह सब फिक्स कर दिया जाता है। सारा कंसिडरेशन पेबल है कि नहीं है, कैसे फॉर्म में दोगे, सारा कुछ लीगल मैं लूँगा या फिर मेरा लीगल हियर देगा, हियर रिसीव करेगा, तो सब कुछ एकदम बिल्कुल मेंशन होना चाहिए मोड ऑफ असाइनमेंट पे, ठीक है। अजाइनी डज नॉट एक्सरसाइज राइट एजेंट अजाइन टू हिम अंडर द, देखो अगर अजाइनी, मैं मान लो कि पर्सन ए ने कोई एक पर्सन है ए बी को एक असाइनमेंट दिया, ठीक है, ए बी को एक असाइनमेंट दिया, और बी जो है ना क्या हो गया, असाइनी और ए असाइनर, ठीक है। तो बी जो है ना, जो राइट दिया गया था बी को, वो एक्सरसाइज किया ही नहीं, ठीक है, 1 ईयर तक कुछ किया नहीं है। मान लो कि मैं अपने बुक का असाइनमेंट दे दिया किसी पर्सन बी को, वो 1 साल तक कुछ किया ही नहीं है, तो अपने आप लैप्स हो जाएगा। मान लो लेट वी अज्यूम दैट माइंड ये टाइम जो लैप्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखना, अजाइनी डज नॉट एक्सरसाइज द राइट अजाइन टू हिम, अगर अजाइनी को जो राइट दिया गया वो एक्सरसाइज नहीं किया, कब तक, सेक्शन विदिन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अजाइनमेंट, अजाइनमेंट जिस दिन हुआ उसके 1 साल के अंदर तक अगर नहीं किया है अपने एक्सरसाइज का काम, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो पता है क्या होगा, लैप्स मान लिया जाएगा। देखो सैल, तो सच राइट्स शैल बी डीम्ड टू हैव लैप्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, मान लो कि वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो काम करना होता है।
देखो अगर पीरियड ऑफ असाइनमेंट, मान लो कि मैं किसी को असाइनमेंट दिया, ठीक है, और असाइनमेंट मतलब कि एक काम करो, मेरा बुक को तुम बेस्ट में बेचो, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब में बेचो, 3 स्टेट में दे दिया, पर्सन डी को दिया, अब मैं उसे टाइम दिया ही नहीं कि तुम कितने दिन तक बेचो, पता है वो कितने दिन तक होता है, ऑलरेडी वो 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, डिम टू बी 5 ईयर्स। अगर देख लो ना, पीरियड ऑफ असाइनमेंट इज नॉट स्टेटेड, अगर असाइनमेंट का पीरियड फिक्स नहीं है, स्टेटेड नहीं, उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो 5 सालों तक डिम किया जाता है, ऐसा मान लेता है जिस दिन असाइनमेंट हुआ उसके उससे 5 सालों तक। मान लो कि आज 2025 के 25 दिसंबर को किया हो ना, तो मान लो कि 2030 के 25 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। देखना टेरिटोरियल एक्सटेंट, अगर टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं मेंशन है कि किस एरिया में होगा, कहाँ तक होगा, तो माना जाएगा विद इन इंडिया, वो पूरे इंडिया तक है, ठीक है। इफ़ द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ असाइनमेंट राइट इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर टेरिटोरियल एक्सटेंट पे स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन द एरिया मान लिया जाएगा, इंडिया मान लिया जाएगा कि पूरे भारत तक है, ठीक है। चलो ये भी वही एप्लीकेबल है कॉपीराइट के अकॉर्डिंग। असाइनमेंट कॉपीराइट एनीवेयर कंट्रारी टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ राइट्स ऑलरेडी असाइन टू कॉपी। देखो अगर तुम किसी पर्सन को ऑलरेडी सेम राइट को लेकर, सेम वर्क को लेकर किसी दूसरे को असाइन कर दियो, तो फिर दूसरे को असाइन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनीवेयर कंट्रारी टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द राइट। मान लो कि जो मैं टर्म कंडीशन में किसी दूसरे को दिया हूँ और उसी टर्म कंडीशन में मैं, मान लो मेरा बुक है, मैं सेम टर्म कंडीशन पे किसी पर्सन डी को दिया हूँ, ठीक है, डी को दिया हूँ बेचने के लिए, मेरा बुक सेल करो तुम, मैं पैसा भी उसे सेम टर्म कंडीशन पे, भाई सेम एक स्टेट में पूरे इंडिया में दे दिया, और मान लो कि कोई पर्सन एफ को भी मैं बोल रहा हूँ एक काम करो तुम भी इंडिया बेचो, मैं तो इतना पैसा पे, बताओ भाई डी का राइट वायलेट हो रहा है ना। डी तो कहेगा कि मैं इतना पैसा दे ही रहा हूँ कॉन्टैक्ट अकाउंट, अब तुम फिर एफ को कर रहे हो तो मेरा क्या बचेगा, फिर तो एफ ही होता है, कंपटीशन हो जाएगा ना। तो सेम टर्म कंडीशन पे मैं नहीं दे सकता हूँ दूसरे को, तो ठीक है, तो अजाइनर जो है ना सेम टर्म कंडीशन पे दूसरे को अजाइन नहीं कर सकता है, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट का फिर है, ठीक है। नो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, इन वर्क टू मेक सिनेमेटोग्राफी फिल्म। देखो अगर कोई ऑथर है, ठीक है, मान लो कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो होता है ना, तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कोई मूवी बनता है, तो मूवी बनाने में कोई एक पर्सन थोड़ी ना होता है, एक्टर होता है, प्रोड्यूसर एक मेन होता है, ठीक है, मेन तो राइट सारा ऑथरशिप किसके पास ऑनरशिप होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है। उसके अंदर म्यूजिक बनाने वाला होता है, आर्ट करने वाला कोरियोग्राफर होता है, एक्टर होता है, डांसर होता है, परफॉर्मर होता है, कैमरा मैन का राइट होता है, बहुत सारा राइट होता है, ठीक है। तो क्या सारे पर्सन क्या कोई भी असाइन कर देगा? एक काम करो, एक बाहुबली मूवी जो है ना, बाहुबली का जो उसमें शिवलिंग उठाता है ना, लॉर्ड शिवा का जो शिवलिंग उठाता है, जो वो हाथ में, वो जो मान लो जो कोरियोग्राफी किया वो किसी और का जान कर दे, एक काम करो वो वाला पार्ट मैं किसी और को करूँगा, जो कोरियोग्राफर है नहीं कर सकता। वो सारा राइट किसके पास है? तो ऑनर के पास है, जो प्रोड्यूसर है। तो कौन कर सकता है? सिर्फ प्रोड्यूसर कर सकता है। वही बोला है कि नो असाइनमेंट कॉपीराइट इन एनी वर्क। अगर जो कोई ऑथरशिप के अंदर काम किया है ना, किसी के अंदर काम किया, तो कोई और दूसरा नहीं कर सकता, वो खुद वही करेगा, ठीक है। जैसे देखो पब्लिक वर्क के लिए, सिनेमा हॉल के लिए है ना, वो सब कौन राइट बेचेगा? तो सिर्फ प्रोड्यूसर बेच सकता है कि कितने में किस पर्सन को मैं राइट दूंगा बेचने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 10 में नो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का भी कोई असाइनमेंट नहीं है किसी वर्क रिलेटेड। जहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग कोई मूवी के लिए है, ठीक है। तो देखो मूवी से रिलेटेड सारा राइट किसके पास होता है? तो प्रोड्यूसर के पास होता है। उसका सिंगर विंगर वो सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करता है, वो पैसा लेता है, साइड हो जाता है, ठीक है। हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे होता है, बट ऐसा नहीं होता, सारा प्रोड्यूसर के पास साइड होता है। चलो डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट से रिलेटेड डिस्प्यूट क्या होता है? तो सारा डिस्प्यूट कहाँ जाएगा? तो अपीलेट बोर्ड में जाता है। बस इतना याद रखो, सफिशिएंट है यार। अपीलेट बोर्ड में जाता है। कहाँ जाता है? अपीलेट बोर्ड में जाता है। और डिस्प्यूट का प्रोसेस क्या है? जैसे सिविल प्रोसेस चलता है वैसे ये भी चलता है यार जी। डिस्प्यूट कब आएगा? तो मान लो कि मैं किसी को किया असाइन, मान लो कि मैं अपना बुक सेल करने गया, वो फेल हो गया, असाइनी जो है फेल हो गया, कुछ गड़बड़ी कर दिया, मैं जो टर्म कंडीशन दिया वो उससे टर्म कंडीशन को वायलेट कर दिया। मान लो कि मैं बोला कि काम करो तुम मेरा बुक का 10,000 कॉपी बेचोगे, उसने 20,000 कॉपी पब्लिश करके बेच दिया, तो मेरा टर्म को वायलेट कर दिया, तो वो डिस्प्यूट हो गया ना। तो उसको लेकर मैं अपीलेट बोर्ड में जाऊँगा, फिर अपीलेट बोर्ड में वो मैटर चलेगा, ठीक है। अब देखो 20 ट्रांसमिशन ऑफ कॉपीराइट इन मैन्युस्क्रिप्ट बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, ठीक है। एक क्या है? मान लो कि मेरा एक वर्क है, ठीक है, अब वो पब्लिश होने से पहले मैं डेथ कर गया, भाई तो वो वर्क किसका होगा? तो मेरा जो कोई ना कोई होगा ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR, तो वो वर्क उसी का होता है। या फिर कोई काम करने वाला तो उस पर टेस्टेटर होता है। देखो ना टेस्टामेंट बनता है, पता ना, बिल बनना हो ना भाई, वसीयतनामा, भाई मेरे बाद मेरा सारा धन संपत्ति जायदाद का मालिक कौन होगा? तो ये पर्सन होता है ना। अब नहीं भी है, मैं नहीं भी लिखा, तो भाई तो ऑलरेडी एज्यूम कर लिया जाता है कि मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
ठीक है। मेरा मतलब कि आगे जो खानदान में बनने वाला कौन है, मेरा बेटा है या फिर कोई और मतलब कि अदर सन है, ग्रैंड सन है, कोई ब्रदर है, तो वो उसको ब्लड रिलेशनशिप से ले लिया जाता है। और नहीं तो अगर जो स्पेशली कॉन्टैक्ट में मेंशन है तो फिर उससे होता है, ठीक है। तो वही बोल जाता है कि अगर कोई पर्सन डेथ कर गया बिफोर द पब्लिश, देखो पब्लिश्ड बिफोर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, ठीक है। तो बिक्वेस्ट सेल, जो बिक्वेस्ट पता क्या होता है, यही टेस्टामेंट, यही बिल बनाना है। बिक्वेस्ट मीन्स क्या, बिक्वेस्ट मतलब बिल, बिक्वेस्ट मीन्स बिल। ये आप लोग मुस्लिम लॉ के अंदर बिक्वेस्ट टर्म पढ़े होगे, या फिर ये भी आपका बिक्वेस्ट जो है ना ये इनहेरिटेंस में पढ़े होगे हिंदू लॉ के अंदर। तो किसके अंदर होता है, टेस्टेटर्स बिल्स, किसके अकॉर्डिंग, टेस्टेटर्स बिल। जो टेस्टामेंट बना रहा है तो टेस्टेटर, ठीक है। मान लो कि मेरा एक बुक है वो पब्लिश हुआ है और मैं डेथ कर गया, या पब्लिश होने के पहले डेथ कर गया, ठीक है। जब वो पब्लिश होगा तो किसका राइट होगा, तो मैं जो टेस्टामेंट बनाया हूँ, मैं जो वसीयत बनाया हूँ उसके अकॉर्डिंग होगा, जो बिल बनाया हूँ या बिक्वेस्ट बनाया हूँ उसके अकॉर्डिंग अगले पर्सन को होगा, नहीं तो मेरा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका होगा, ठीक है। और वो कब से माना जाएगा, तो इमीडिएट यहाँ पे याद रखना। मान लो कि मैं जो बुक बनाया हूँ मैं मर गया, तो कब से होगा, तुरंत होगा या मरने के बाद होगा। तो देखो इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ है। मान लो मेरा बुक है तो मेरे मरने के पहले ही हो जाएगा, थोड़ा सा पहले, इमीडिएट बिफोर द डेथ। यहाँ पे ये नहीं देखो आफ्टर द डेथ नहीं है, इमीडिएटली बिफोर द डेथ है, याद रखना इस चीज़ को। मतलब मेरा जो कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई प्रोड्यूसर है, एस एस राजामौली या फिर कोई और एस एस राजामौली, मान लो बाहुबली 2 आया ना, बाहुबली 3 लाने वाले हैं, अब सब कुछ काम हो गया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बन गया, बस रिलीज होने वाला था और रिलीज होने के पहले ही वो डेथ कर गया है, तो क्या होगा, तो भाई तो उनका कोई टेस्टेटर होगा ना, कि उनका वो या तो टेस्टामेंट बनाए होंगे कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा राइट किसके पास जाएगा, या तो फिर वो नहीं बनाया है तो किस ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगा, तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएगा, यानी कि उनका सेम आगे जो उनके सन हैं, उनके बच्चे हैं, बेटे, ग्रैंडफादर जो, सॉरी बेटे या फिर पोता जो भी हैं, उन्हें जाएगा। तो कब जाएगा, मरने के बाद जाएगा। तो यहाँ पे लिखा इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ, इस टर्म को याद रखना है। मरने के थोड़ी देर पहले ऑटोमेटिक चला जाता है, मतलब मरने के पहले ही, जब मरने वाला है तब। अगर ऐसा नहीं कि भाई मरने वाला है, मर गया, ठीक है, उसके पास ट्रांसफर हो गया उससे पहले ही, बट वो हॉस्पिटल में गया, बच गया, तो अभी मरा नहीं ना। मरने का अगर मर गया तो समझो, अगर मान लिया जाता है कि मरने के थोड़ी देर पहले इसका हो गया, ऐसा मान लो, ठीक है। देखो इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ अगर जो ट्रांसफर होता है टेस्टेटर के फॉर्म में, ठीक है। बिक्वेस्ट में इसका होता है बिल, टेस्टामेंट, ठीक है, टेस्टामेंट भी वही है, वसीयतनामा वगैरह, तो किसका होगा, तो टेस्टेटर के बिल के अकॉर्डिंग होगा, या फिर वो नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो हाथ से लिखा हुआ ओरिजिनल चीज़, ठीक है, जो हाथ से ओरिजिनली लिखा होता है ना, वो रिटन बाय हैंड। चलो सेक्शन 21 में चलता हूँ। राइट ऑफ ऑथर टू रिलिंक्विश कॉपीराइट। भाई ऑथर का मन है तो चाहेगा कि मैं एक काम करो, मैं इसे अपना राइट छोड़ता हूँ, एक काम करो पब्लिक के लिए छोड़ दूंगा, जिसका जो मन है कॉपीराइट बेचो खींचो, कोई मतलब नहीं है भाई, जिसको मन है जितना कॉपी बेच दो, मुझे मतलब नहीं है। तो रिलिंक्विश करना मीन्स त्याग देना, वो राइट है, ऑथर रिलिंक्विश कर सकता है। तो किस किस कंडीशन में करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, देख लो। तो ऑथर ऑफ वर्क, किसी वर्क का ऑथर, तो भाई ऑथर तो क्या होता है, द पर्सन हु क्रिएट। और वर्क क्या है, तो कॉपीराइट के अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप जाओ, अगर नहीं, अगर देखो मैं जिस वर्ड को बोल रहा हूँ अगर आपके माइंड में रिमाइंड नहीं हो रहा है तो आप बहुत जल्दी इमीडिएटली आप चले जाओ पिछले लेक्चर पर, देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। अगर देखे हो तो अगर याद नहीं आता तो फिर से देखो, और नोट्स वगैरह या फिर कॉपीराइट में ही, सॉरी बेयर एक्ट में ही आप लिख लिया करो, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑथर ऑफ वर्क, जानते हो मेरा जो बेयर एक्ट ना, अगर देख लोगे आप, मैं कभी शेयर करूँगा, बिल्कुल भरा पड़ा है, मतलब देखोगे तो एकदम बिल्कुल कहो कि इतना रद्दी होता है। बेयर एक्ट भाई फट चुका होता है, मतलब बिल्कुल जहाँ मन हुआ वहीं पे लिख दिया, कोई मतलब नहीं, जहाँ पे दिया रंग दिया, कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया, इस पेन से लिख दिया, वहाँ पे लिख दिया, ऐसे साइड में लिख दिया, जहाँ पे जगह मिला मैं छाप दिया, ऐसे ही करता हूँ, जो मन में आता है एक्सप्लेन करने के लिए, वो ईजी होता है। वो सब 4 नोट्स कैरी करें उससे बेहतर है ना भाई, एक बेयर एक्ट उठाओ, सारा कुछ रिविजन होगा उसमें है। चलो, ऑथर ऑफ वर्क, किसी वर्क का ऑथर जो होता है ना, मे रिलिंक्विश ऑल और एनी ऑफ, मतलब मान लो कि पूरा राइट या फिर कुछ पार्ट भी रिलिंक्विश हो सकता है, रिलिंक्विश ऑल और एनी ऑफ द राइट, ठीक है, या तो पूरा है तो उसका कुछ पार्ट होता है, पब्लिकली नोटिस देके, ठीक है। किसे नोटिस देता है, तो रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। देखो अगर रजिस्ट्री भी करवाना है तो कॉपीराइट ऑफिस में जाना पड़ेगा, अगर रिलिंक्विश भी करना है, त्यागना भी, तो कॉपीराइट ऑफिस में जाके नोटिस देना होगा कि हाँ जी आप रजिस्ट्रार साहब, डियर ऑनरेबल रजिस्ट्रार साहब, मैं अपना राइट रिलिंक्विश करना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं, मतलब वो रिटन फॉर्म में ले जाइए, नोटिस दीजिए, फिर क्या कॉपीराइट क्या होता है ना, वो नोटिस देता है, कॉपीराइट भी पब्लिकली नोटिस देता है, पब्लिक नोटिस करता है, नोटिस कर देगा, और फिर वो नोटिस को 1 महीने तक छोड़ देता है, फिर 1 महीने के बाद वो इसलिए 1 महीने क्यों टाइम दिया जाता है कि काम करो, क्या पता उसका मूड चेंज हो जाए फिर ऑनर का कि नहीं अब मैं नहीं था अपना रिलिंक्विश करूँगा, तब 1 महीने का टाइम है, फिर 1 साल तक वो जो है ना
नोटिस पब्लिक गैजेट में लगा रहता है। तो पहले तो ऑफिशियल गैजेट था ना, अब क्या ना, अब उसके वेबसाइट पे रहता है, ठीक है। और पहले तक क्या था कि ऑफिशियल गैजेट वगैरह होता है ना, कि गवर्नमेंटल ऑफिशियल जो पेपर निकलता है उसके अंदर होता है, अब वेबसाइट पे होता है। तो पब्लिक अगर जो रिलिंक्विश करना था कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास जाना पड़ेगा, मीन्स कॉपीराइट ऑफिस में जाना पड़ेगा। और कॉपीराइट रजिस्ट्रार जो है ना, वो आपका नोटिस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके एक पब्लिक नोटिस डालेगा ऑफिशियल गैजेट में। कहाँ डालेगा? तो पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। कब? जब आप एप्लीकेशन लेके जाओगे तब, ठीक है। और फिर देखो विद इन द 14 डेज फॉर द पब्लिकेशन, ठीक है, उस नोट पब्लिकेशन के 14 दिन के अंदर नोटिस ऑफिशियल गैजेट में देना पड़ेगा। मान लो कि आप जो पब्लिकेशन है उसके 14 दिन के अंदर आप जाओ, नोटिस दो, ठीक है, और ऑफिशियल गैजेट में उसे 1 साल तक नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, चलो गलती होती रहती है। नोट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, पब्लिक डोमेन में फॉर पीरियड ऑफ नोट लेस देन 3 ईयर्स, 3 साल से कम से कम, 3 साल से कम नहीं, 3 साल तक रखना होता है नोटिस को। उसके बाद फिर समझो कि आपका रिलिंक्विश हो गया, ठीक है। तो रिलिंक्विश सिंपल सेटा बस इतना ही याद रखना, राइट ऑफ ऑथर टू रिलिंक्विश कॉपीराइट। तो ऑथर के पास राइट है, मानो कि त्याग सकते हैं अपना उससे सारा अधिकार, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगा। देखो ड्यूरेशन की बात नहीं, मैं कॉपीराइट पे एटलीस्ट 10 से 12 वीडियोज़ जाएगा और बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखोगे, अच्छे सीखोगे और अच्छे रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।